नमस्कार सभी को। मैं लड़की हिंदुस्तानी एकेडमिक काउंसलर ऑफ MSW प्रोग्राम इन इग्नू एंड BSW ऑल्सो। यस, BSW के कुछ सब्जेक्ट की परमिशन मुझे मिल चुकी है। मैं अब उसकी भी एकेडमिक काउंसलर हूँ एंड काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ क्योरीज हैं जो बेसिक क्योरीज हैं मेरे सामने अभी रिसेंटली जो आ रही हैं। लाइक सबसे पहले होती है कि हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो रहता है कि क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाना है। अब कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप स्टडी सेंटर जाइए, वहाँ विज़िट कीजिए, पता कीजिए। अगर स्टडी सेंटर पर ये इन्फॉर्मेशन है कि क्या आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉसिबल है, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो आप रीजनल सेंटर कंफर्म कीजिए एक बार इसको। रीजनल सेंटर जब आप कंफर्म करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर वहाँ भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो जो नियर बाई के हैं वो तो हेड ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। अब एक स्टूडेंट गए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैम क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाता है, सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। वहाँ से रिस्पांस मिला है कि प्रोग्राम का नाम भले ही चेंज हो गया हो लेकिन सब्जेक्ट कोड जो हमारे कोर्स कोड है वो अगर सेम है तो हमारा क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हमें अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाना है तो हमें जो प्रोस्पेक्ट है इग्नू का, ऑल प्रोग्राम्स का, एक बार प्रोस्पेक्ट रीड करना चाहिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉसिबल है या नहीं है। और दूसरी चीज़, हमें ये नौबत कब आती है जब हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं या हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, गाइडेंस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। लाइक जैसे एक स्टूडेंट हैं, उनके भाई जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे क्या बोला है कि मैडम MCOM डिग्री जो होती है वो 4 साल की होती है। MCOM वो कर रही थी और अभी उनको क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के मार्क्स बाई चांस छूट गए थे और उन्होंने उस टाइम वो नहीं पूछा कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं लगे, क्या चीज़ें हैं, एंड वो कह रहे हैं कि 4 साल की डिग्री होती है। हमें लगा कि जी हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ हो सकता है उन्होंने बाई मिस्टेक बोला हो, लेकिन 4 साल की डिग्री, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। MCOM हो या मास्टर्स, कोई भी नॉर्मल डिग्री होती है जो हमारी, वो 2 साल की होती है। वो 4 साल का हमारे पास टाइम पीरियड होता है कंप्लीट करने के लिए। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, आप सबसे पहले तो देखो कि आपका एडमिशन कब, कौन से सेशन का है। आपके पोर्टल पे शो करेगा इग्नू एडमिशन स्टेटस। अगर आप गूगल पर लिखते हैं तो सबसे पहला लिंक आता है एडमिशन स्टेटस का। उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम नेम क्या कोड, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे तो आपके सामने आपका एडमिशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब उसमें आप देखेंगे कि आपका एडमिशन सेशन कौन से ईयर का है, कौन से सेशन का है, आपका एडमिशन कब का है, जुलाई सेशन का है, जनवरी सेशन का, उसमें लिखा होगा। भले ही आपने एडमिशन, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि दिसंबर में ले लिया, जनवरी में ले लिया, फरवरी में ले लिया, मार्च में ले लिया, या फिर जून में स्टार्ट हो गया तो जून में लिया, जुलाई में लिया, अगस्त में लिया, या सितंबर तक चल रही तो सितंबर में लिया, लेकिन वो सर्कल होता है जनवरी और जुलाई। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जनवरी सेशन है या जुलाई सेशन है। उसके बाद आपको लिखा मिलेगा कि वैलिड अप टू, एडमिशन वैलिड अप टू, आपका एडमिशन कब तक वैलिड है। उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, चाहे बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो। आपको उसमें दिया मिलेगा कि आपका इस टाइम से लेके इस टाइम तक एडमिशन वैलिड है। अब इसके बाद आपको हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जी मैंने तो कैफ़े वाले से एडमिशन करवाया था, मेरे को स्टडी सेंटर नहीं पता। तो उसमें स्टडी सेंटर का पर्टिकुलर कोड दिया होता है, रीजनल सेंटर का कोड होता है। आप वो कोड सर्च कर सकते हो गूगल पे कि ये एडमिशन जो स्टडी सेंटर कोड है ये कोई स्टेट में ये कौन से स्टडी सेंटर का है, रीजनल सेंटर है ये कौन सा है। अब ये थ्योरीज भी हैं कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दोनों अलग अलग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो यस, रीजनल सेंटर हमारा एक होता है स्टेट का, जैसे कि हरियाणा में एक है करनाल। अब इसमें क्या है कि इसके स्टडी सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी एक होती है, उसके पार्ट, उसके जो एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं हमारे। तो ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये कि रीजनल सेंटर एक, अब ये नेशनल यूनिवर्सिटी है तो इन्होंने हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बनाया है, उसके अंडर स्टडी सेंटर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते कि दोनों चीज़ें हम एक मान के चलें। अब करना क्या होता है, आपका असाइनमेंट से, आपके प्रोजेक्ट से मार्क्स नहीं लगे
तो जब असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे जो स्टूडेंट्स हैं या आपके प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, उनके जब मार्क्स लगने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अभी मार्च में असाइनमेंट सबमिशन हुए थे, मार्च 26 में, मई 26 तक वो सबमिट हो रहे थे। अब सितंबर में मार्क्स तकरीबन 99% स्टडी सेंटर्स पे लग जाएंगे सितंबर एंड तक। उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं लगते तो 90 दिन के अंदर आप अपने स्टडी सेंटर विजिट करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैंने असाइनमेंट सबमिट किए थे एंड मेरे मार्क्स नहीं लगे हैं। तो वो आपके मार्क्स जो हैं बाय मिस्टेक अगर छूट गए हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है किसी के छूट भी जाएँ एक आध सब्जेक्ट के, बाय मिस्टेक हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ जाके आप उनसे पोलाइटली बात करेंगे तो बड़ा पोलाइटली आपको बताएंगे कि ये रह गए हैं, चलो ठीक है आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे 90 डेज़ के अंदर अगर आप ये करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि रिकॉर्ड स्टडी सेंटर नेक्स्ट सेशन का स्टार्ट हो जाता है। इतना लंबा इतना पुराना रिकॉर्ड फिर नहीं रखा जाता, वो डिलीट कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, अगर ऑफलाइन है तो फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेशन में जा रहे हो या फिर और भी बाद में जा रहे हो तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लग पाएंगे। अब टाइम पे तो अब हम सोते रहते हैं कि हो जाएगा, टाइम निकलने के बाद हम जागते हैं, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब टाइम ही निकल गया, एडमिशन जब तक वैलिड था, उसके बाद तो हमें क्रेडिट ट्रांसफ़र ही करवाना पड़ेगा। तो असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके मार्क्स जैसे अपडेट होने स्टार्ट होते हैं तो 90 दिन के अंदर आप स्टडी सेंटर विजिट कीजिए। अगर मार्क्स नहीं लगे हैं तो उनसे पूछिए, आप रिसीविंग लीजिए, रिसीविंग दिखाइए कि सर ये मेरे पास रिसीविंग है, मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। बाद में हम स्टडी सेंटर को ब्लेम करें, वो वैलिड नहीं होता है। अब बात करें क्रेडिट ट्रांसफ़र की, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए जैसे मैंने बताया कि आप रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर या हेड ऑफिस का जो प्रोस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी का वो रीड कर लीजिए। उसके बाद आप अपना क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स जैसे इन्फॉर्मेशन मिले कि कोर्स मैच होने चाहिए, अगर प्रोग्राम में का नाम चेंज हो गया है तो भी आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके लिए आप प्रोस्पेक्ट पढ़ लीजिए। अब उसके बाद होता है कि हमें फ्रेश एडमिशन लेना होता है, ना कि हमें जहाँ भी हम फॉर्म भरवा रहे हैं वहाँ पे ये बोलना है कि जी हमें क्रेडिट ट्रांसफ़र करवाना है। नहीं, आपको फ्रेश एडमिशन लेना है। फ्रेश एडमिशन लेने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपका आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा, तो अपना नया आईडी कार्ड, पुराना आईडी कार्ड, दोनों चीज़ें आपको कैरी करके हेड ऑफिस जाना होता है, वहाँ से फॉर्म लेना होता है। जितनी भी फीस है यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या जैसे भी वो आपको पे करनी होती है, फॉर्म फिल करके एक रिसिप्ट देंगे, वो उसका फ़ोटो क्लिक आप कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे पास क्या प्रूफ है क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए, कितने टाइम में हो जाएगा। तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर क्रेडिट ट्रांसफ़र नॉर्मली हो जाता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था 4-5 महीने। तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि कितने टाइम में क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म लेके फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड जो सब्जेक्ट आपका छूट गया है, लाइक जैसे किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट छूट गया, थ्योरी में आप क्लियर है तो भी आपको असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम दोनों चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। जो सब्जेक्ट आपका 100% क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ उसी का क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है, बाकी सब्जेक्ट का नहीं होगा। और उसके अलावा अगर हमें नहीं पता, लाइक हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट सब्जेक्ट होते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे काउंसलर हैं कौन, और हम पूछते रहते हैं कि जी हमारे काउंसलर कौन, हमें नहीं पता जी, इस चक्कर में रह गया। MSW में जैसे फील्ड वर्क होता है, सॉफ्ट कॉपी चूज़ कर लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि MSWL 13, 14 फर्स्ट ईयर में, 15, 16 सेकेंड ईयर में फील्ड वर्क प्रोजेक्ट सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, हमें नहीं पता होता कि कब क्लासेस लग रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। कुछ स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 99% स्टडी सेंटर्स इंडक्शन मीटिंग यानी आगमन बैठक, कॉलेज में जब एक ओरिएंटेशन मीटिंग, इंडक्शन मीटिंग, आगमन बैठक, आप कुछ भी बोले, जब वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है तो स्टूडेंट्स को मेल या SMS के ज़रिए बताया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हरियाणा में है, जैसे होता है RC करनाल के अंडर जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, सभी पे जो ओरिएंटेशन मीटिंग है, इंडक्शन मीटिंग, आगमन बैठक, हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करें उसमें सभी को बुलाया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, और वो ऑफलाइन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन होती है, लिंक प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको जाना है, या ऑनलाइन है तो ज्वाइन करना है। उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको अपने प्रोग्राम
प्रोग्राम की नॉलेज होगी। आपके सुपरवाइज़र कौन है, एकेडमिक काउंसलर कौन है आपके प्रोग्राम के, उनके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप उस टाइम नहीं जा पाए तो आपको बाद में अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि जी मेरा ये प्रोग्राम है, मेरे सुपरवाइज़र कौन है, मेरा फील्ड वर्क सब्जेक्ट है या मेरा प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है या मेरा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे कौन गाइड कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे ओरिएंटेशन मीटिंग में जाएंगे, बात करेंगे और पता करेंगे, या अगर तब नहीं जा पाते तो बाद में जाएंगे और पता करेंगे। जब भी क्लासेस होती है आप क्लास अटेंड करेंगे, अपने सुपरवाइज़र से अच्छे से बात करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट रखेंगे और करेंगे। अब हम गलती क्या करते हैं कि ना हम ओरिएंटेशन मीटिंग में जाते, ना हम क्लासेस अटेंड करते, ना हम स्टडी सेंटर पे कोई कॉन्टैक्ट करते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे टीचर हैं कौन, हमारे सुपरवाइज़र, हमारे एकेडमिक काउंसलर हैं कौन, हमें किन से गाइडेंस लेनी, क्या करना है। वो अगर मान लिया आपके सब्जेक्ट के एकेडमिक काउंसलर, सुपरवाइज़र स्टडी सेंटर पे नहीं है कोई भी, तो भी स्टडी सेंटर से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको अदर ऑप्शन बताए जाते हैं। जैसे कि हिसार स्टडी सेंटर, आरसी करनाल पे, मैं हिसार स्टडी सेंटर पे मैं जितनी बार मैं वहाँ पे काउंसलर हूँ, मैं जितनी बार भी मैं वहाँ पे गई हूँ, या हिंदू कॉलेज सोनीपत की बात करूँ, मैंने वहाँ भी देखा है। मैं दोनों जगह विजिट करती हूँ, मैं दोनों जगह काउंसलर हूँ, तो मैंने जब भी देखा है तो वहाँ पे अगर नहीं है तो आपको एडिशनल बताया जाता है कि आप किसको एज ए सुपरवाइज़र हायर कर सकते हैं, किसकी गाइडेंस में आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कौन आपके प्रोजेक्ट पे साइन कर सकता है अगर नहीं है तो। लेकिन वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम विजिट नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, सामने से नहीं होता कुछ भी। आप जाएंगे, एक स्टूडेंट होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाएंगे, हम पता करेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लेंगे। वो बताएंगे आपको कि कितने एक्सपीरियंस चाहिए, कितना क्या चाहिए, किसको आप सुपरवाइज़र बना सकते हो या कैसे क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो वहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो जो भी आपके अभी जैसे एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, या फिर जिसने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था, फील्ड वर्क प्रो सब्जेक्ट है या प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, उनको अब तक कुछ नहीं पता, तो स्टडी सेंटर विजिट कीजिए, पता कीजिए और उसके बाद आगे फर्दर काम कीजिए। तो आज बात थी हमारे असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह की, मार्क्स की, कि अगर अपडेट नहीं होते हैं तो आपको 90 डेज़ के अंदर पता करना होता है क्रेडिट ट्रांसफ़र कैसे होता है। एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद आपको हेड ऑफिस जाना होता है, फॉर्म भरना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड देन उसके बाद बात की हमने अपने जो प्रॉब्लम्स थी कि हमारे सुपरवाइज़र हमें नहीं पता चलता, हमारे टीचर का हमें नहीं पता चलता, तो वो तो तभी पता चलेगा जब हम अपने स्टडी सेंटर जाएंगे। और बाकी एमएसडब्ल्यू की अगर बीएसडब्ल्यू की अगर कोई क्वेरी है फील्ड वर्क से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई नोन हैं तो उनको आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी सारी की सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं कि कैसे फील्ड वर्क करना होता है, कैसे फाइल बनानी होती है, कैसे क्या करना होता है, तो वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और डाउट हो किसी को कि मेरे को इस बारे में, मतलब जो जनरल क्वेरीज़ हैं मेरे प्रोग्राम की, तो मैं प्रॉपर बता सकती हूँ। बाकी इग्नू से रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम फॉर्म हमारे होते हैं वो हमें टाइमली फिल करना चाहिए। अभी री रजिस्ट्रेशन चल रहे थे तो आज लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड होगी नहीं होगी, या लेट फीस के साथ होगी, तो वो हर चीज़ हमें पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी जनरल क्वेरीज़ है कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी, ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपके नॉन में भी कोई है जिसको इग्नू से कर रहे हैं, कोई जनरल क्वेरीज या कुछ भी है, तो वो पूछ सकते हैं किसी भी तरह की। अब मैं भी कई बार जैसे हेड ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे मिलते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ भी हेल्प करती हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी। अभी रिसेंटली मैं पीछे एक बार गई तो मेरे को पुणे से कोई सीआरपीएफ में थे, वो अपने भाई के डीएमसी लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, प्लीज़ आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको आजकल का पता होगा। वो थोड़े से सीनियर थे एज में, तो वो इतना खुश हो गए हैं। तो कोशिश करें कि जिसको इग्नू के बारे में नॉलेज है वो एक दूसरे की हेल्प करें कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज़ें होती हैं। या फिर अगर हम किसी अदर फील्ड में भी हैं तो भी हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि अगर हम इंसान के रूप में आए हैं तो एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। अपना थोड़ा सा
टाइम सबके पास कम होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई फ्री बैठा होता है, उस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें, जिस चीज़ की आपको नॉलेज है, कोई पूछ रहा है और आपको पता है, तो उसको ये इग्नोर ना करें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है। आप 1 सेकंड रुक के उसकी मदद ज़रूर कीजिए। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है, जनरल क्वेरीज़ हैं या कुछ भी ऐसा है, और MSW BSW की स्पेशली अगर कुछ भी है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी हैं, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताना। अभी ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। जय हिंद, लड़की हिंदुस्तानी।